हम्म। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मेंटरशिप सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारे बीच में वसीम अकरम सर हैं। वसीम अकरम सर अभी प्रेजेंटली सीनियर डिप्टी कलेक्टर मुंगेर में काम कर रहे हैं और सर बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों को मेंटरशिप करते आए हैं। इनका हमेशा फोकस रहा है कि जो चेंजिंग बीपीएससी पैटर्न है उसमें बच्चा कैसे कोप करे और साथ ही साथ आंसर राइटिंग में वो कैसे फोकस करे, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वो मेंस में लाए और उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। आज पर्टिकुलरली वसीम अकरम सर का जो फोकस होगा कि जो 1 महीने में के अंदर हमारा प्रीलिम्स होने वाला है उसमें क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हम 110 प्लस मार्क्स लेके आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वसीम अकरम सर से कि वो आएँ और बच्चों से बात करें। थैंक यू। थैंक यू धनंजय सर। आवाज़ ठीक है ना इतना? आज का टॉपिक क्या था? स्ट्रेटजी क्या था? कंप्लीट टॉपिक 110 प्लस मार्क्स। सर यहाँ टच हो जाएगा। देखिए स्ट्रेटजी क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि जो सेलेक्ट हो जाते हैं, जितने लोग देते हैं एग्ज़ाम, तो सबसे ज़्यादा नॉलेज उन्हीं लोगों को रहता है या और लोग भी होते हैं? और लोग भी होते हैं। मतलब जो सिलेक्टेड हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नॉलेज उनसे ज़्यादा होता है। मानते हैं इस चीज़ को? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, नॉलेज बहुत होता है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी सही नहीं होती है। ठीक है, एक ये जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है ना, ये एक सिस्टम के तहत काम करता है। इसके कई स्टेजेस होते हैं। ठीक है, उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती है। प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो इस रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफ़िल कर रहा है, उसमें आपका एकेडमिक्स जो होता है, जो नॉलेज होता है, एक कंपोनेंट है बस। उसके और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं इसको फुलफ़िल करने के लिए। इसलिए स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग, आप लोग देखे होंगे कि अरे वो तो अच्छा नहीं था पढ़ने में, उसका कैसे सिलेक्शन हो गया, होता है ना? आप लोग लगता हो कैसे हो गया उसका सिलेक्शन, वो तो मेरे से कम ही जानता था, कैसे हो गया सिलेक्शन? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया, वो बहुत नॉलेज नहीं था उसके पास, लेकिन इस रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं था कि उसका लक अच्छा था या तुक्केबाजी, ऐसा नहीं होता है। उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है जो उसने बताया नहीं आप लोगों को, आपको लग रहा है कि उसका हो गया धोखे से, लेकिन ये धोखे से नहीं हुआ था। स्ट्रेटजी इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात है कि अभी के समय में बीपीएससी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था जितना आज के डेट में है। मानते हैं इस चीज़ को, है ना? तो वो पुराने वाले पैटर्न से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस के पैटर्न भी बदल रहे हैं, काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चंस आ रहे हैं।
और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपके जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी, जो पहले नहीं दे रहे थे वो लोग दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर से छूट गए या फिर उनको कुछ रियलाइज़ हुआ, वो लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम अच्छे अच्छे जगह से। आप लोग देखे होंगे पिछला जो रिज़ल्ट था, तो बहुत सारे अच्छे बच्चे आए थे दूसरे जगह छोड़ छोड़ के। प्रीलिम्स में खुद कितना कट ऑफ था लास्ट टाइम? 108 कैसे हो गया? 150 में 108 कट ऑफ आना, इससे इससे समझ सकते हैं कितना कंपटीशन है। ऐसा थोड़ी है कि जिसका 100 नंबर आया, 107 नंबर है, उसको नॉलेज नहीं है। वो भी बहुत मेहनत कर रहा है, उसके पास भी बहुत नॉलेज है। 108 150 में आना अपने आप में बता रहा है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। उस चीज़ को हमेशा बैक ऑफ द माइंड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग इस स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे। स्ट्रेटजी आपकी इंडिविजुअली सबकी अलग अलग होगी, लेकिन ब्रॉडली कुछ पैरामीटर्स पे जो कि हम लोगों को ध्यान रखना है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका एक कंपोनेंट था कंपटीशन। कि आपको ये चीज़ हमेशा बैक ऑफ द माइंड काम करना चाहिए कि कंपटीशन कितना टफ है, आपको कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होगा, हार्डवर्क सही लाइन पे होना चाहिए। सही लाइन पे क्या होना चाहिए? इसको मिटा सकते हैं ना? हुँ? ऐड पेज, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप, ठीक है, तो उससे पता चलेगा आपका। दिख रहा है क्या कि दूसरा कलर ले लें? रेड ले लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप, कितने लोग ऑलरेडी दे चुके हैं प्रीलिम्स? 67 का तो सब लोग दिए ही है ना। तो आइडिया तो है ही फेयरली। आप लोगों ने सबने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हैं? कितने लोगों ने बनाए हैं? 10 साल के? आप लोग नहीं बनाए? आप भी नहीं बनाए? कितना इम्पोर्टेंट होता है इसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बनाना। पिछला जो, जैसे देखते हैं हम लोग, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है। क्या छूट गया? साइंस। हो गया टोटल? कुछ और छूटा है? बिहार स्पेशल, एक रख लेते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस, आप लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से? सब लोग? आप इंग्लिश मीडियम से। प्रीलिम्स में फ़र्क नहीं पड़ता है, मेंस में फ़र्क पड़ता है। मिसलेनियस मतलब विविध होता है। बिहार स्पेशल का हिंदी सब सबको समझ जाता है। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में जनरली जो ट्रेंड रहा है, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज यही फॉलो होता है। 30 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में अराउंड 10, पॉलिटी में अराउंड 10,
करंट अफेयर्स अराउंड, मतलब कोई फिक्स नहीं है लेकिन 25 प्लस आ ही जाते हैं जनरली। इकोनॉमिक्स में 10, मैथ्स में तो फिक्स है इसका तो 10, साइंस में 25-30 पूछे जाते हैं, 25 प्लस, बिहार स्पेशल में 25 प्लस, मिसलेनियस में 10 मान लीजिए। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा सिर्फ पढ़ रहा होगा, ठीक है, उसका कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो सब चीज़ निकाल के पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री जैसे है, हिस्ट्री हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स, सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते किसी भी स्थिति में, कुछ ना कुछ छूटेगा ही, लेकिन इन सब चीज़ में कुछ नहीं छूटना चाहिए। कुछ नहीं इन द सेंस कि जो भी टू द एक्सटेंट पॉसिबल है, जितना संभव हो सके, इसमें आपका जो भी नोट्स है, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इन सब चीज़ों में नहीं छूटना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप 10 साल के क्वेश्चन इसके नहीं किए हैं, या आपका जो नोट्स है इसको 7 बार रिवाइज नहीं किए हैं, तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, पॉलिटी में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ज्योग्राफी में कर सकते हैं। कंप्रोमाइज़ इन द सेंस कि मान लीजिए ज्योग्राफी के 4 बुक्स आते हैं, या जो भी नोट्स है आपका, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में नहीं छूटना है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है। सारा बुक्स ला के सामने रख दीजिएगा, शाम को आए जो मिला निकाल के पढ़ना शुरू कर दिए कि भाई हम तो पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। क्या पढ़ना है आपको सीक्वेंस वाइज आपको पता करना पड़ेगा। हो सकता है किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, उसका अलग स्ट्रेटजी होगा, उसको हिस्ट्री पता होगा, और किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, उसको उसमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ज़्यादा उसका अलग स्ट्रेटजी रहेगा। इसलिए स्ट्रेटजी जब भी रहेगा, वो इधर हम कुछ कुछ पॉइंट लिख देते हैं, अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो घर जाके सब बराबर हो जाएगा। ये चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए, अच्छा रहेगा अगर कहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा तो। ये कंपटीशन क्या है, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट ब्रेकअप, ठीक है, ये 2 चीज़ें डिस्कस किया हमने। तीसरा है बेसिक बुक्स। बुक्स के बारे में नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया कहीं से, तो जहाँ से पढ़ा है वो ठीक है ना, वो ठीक है, उसको रिवाइज करते रहना है। और एक लूसेंट की बुक आती है पतली सी, उसको पढ़ना नहीं है, उसको बस जहाँ से भी आपने पहले से जो भी आपका सोर्स है वहाँ से पढ़ने के बाद एक बार उसको देख लीजिए। स्पेशली ये 1 पोर्शन 2 पोर्शन, ये तो नहीं आएगा, 1 2 3 साइंस वाला और हिस्ट्री वाला। क्या करना है, एक तो आपका जो भी सोर्स है पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद एक बार लूसेंट किताब निकाल के देख लेना है कि क्या क्या चीज़ उसमें है जो हमको आता है, जो ऑलरेडी है। उसमें बहुत कम होगा ऐसा जो कि आपने पढ़ लिया होगा, जो लूसेंट में नहीं, लूसेंट में होगा लेकिन आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुत कम होगा, हार्डली मान के चलिए 10 से 20 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उसको हाईलाइट कर लेना है। लूसेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए फैक्ट ये है कि भले ही कमीशन का एग्जाम रहे, लेकिन क्वेश्चन बहुत वन लाइनर टाइप के आते हैं, रेलवे वेलवे वो लोग बच्चे ही बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि बहुत डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बहुत डेप्थ के साथ साथ आपको रिक्वायरमेंट्स भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन वन लाइनर आते हैं तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी वगैरह वो सब पढ़ना ही है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं जो वो किताब कवर कर लेता है, उसको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, उसको बस हाईलाइट कर लेना है कि ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिली मुझे, खासकर साइंस में। साइंस उसका बड़ा अच्छा है,
छोटा सा है। बिहार स्पेशल का भी शायद कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें, स्पेशल आता है, उसको पढ़ना नहीं है पूरा, उसका पीछे में कुछ दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप का, है ना, उसको बना लेना है, वो बहुत अच्छा है उसका। ठीक है, तो बुक्स के बारे में ज़्यादा बुक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, जो भी आपका नोट्स है वो ठीक है। इसके साथ साथ लूसेंट को रखिएगा साइड में, और उसका जो पार्ट नहीं है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा 2-4 बार उसको देखने के लिए। उसके बाद आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं बोलेंगे हम, मेंटर। आज के समय में बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? है? हाँ, ये एक अच्छा अच्छा पॉइंट है। और हाँ हाँ, वो तो वही हो गया, गाइडलाइन गाइडेंस। हाँ हाँ। और क्यों चाहिए मेंटर? बताइए, आप बताइए कुछ। हाँ, ताकि डेविएट ना हो जाए हम। होता क्या है कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स मान लीजिए पढ़ रहे हैं आप, उसके बाद कोई किताब से पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, आपको कुछ समय के बाद लगता है कि नहीं यार, ये किताब ठीक नहीं है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, या हो सकता है जो भी इशू रहे, आपको लग रहा है कि इसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में वही किताब सही है। तो ये आपको, आप क्या करेंगे, अपनी गलती को रेशनलाइज कर लेंगे, कोई दूसरी किताब ले लेंगे जो कि छोटी होगी, जो पतली होगी, जो ज़रूरत नहीं होगी पढ़ने की, उसको पढ़ लेंगे, आप खुश हो जाएंगे। उस समय मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। मेंटर ऐसा होना चाहिए जिससे आप रेगुलर कांटेक्ट कर सकें, हर चीज़ आप डिस्कस कर, हर चीज़ मतलब पढ़ाई से रिलेटेड पर्सनलाइज्ड होना चाहिए मेंटर। पर्सनलाइज मतलब समझते हैं? वैयक्तिक, हाँ, इंडिविजुअल, जो आपको आपके स्ट्रेंथ वीकनेस बता सके और जो उससे वाकिफ़ हो, ठीक है ना। ऐसे बहुत भीड़, 500 बच्चे की भीड़ है, उसमें पढ़ा रहा है, उसमें आज के समय में ऐसा नहीं है कि उसमें आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आज के समय में वो ठीक नहीं है। कंपटीशन बढ़ गया है, हर एक इंडिविजुअल का अपना स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है। हो सकता है कोई बच्चा रहे, उसको वो बहुत अच्छा आंसर लिखता है, लेकिन उसको बोलने में प्रॉब्लम है, उसका इंटरव्यू का अलग उसकी स्ट्रेटजी बनेगी, तो वो जो मेंटर है वही बता सकता है ठीक से। हर एक बच्चा का सिलेबस वाइज भी अलग अलग स्ट्रेंथ वीकनेस होता है। जो साइंस का बंदा है, जो साइंस पढ़ रहा है, उसको ये पार्ट बहुत ईजी लगेगा, जो आर्ट्स वाला है वो इसको स्किप करना चाहेगा। होता है ना, बहुत लोग आर्ट्स वाले सोचते हैं कि साइंस वाला छोड़ देंगे, 25 नंबर का तो आता ही है, उसको तो ये भी पता नहीं होगा बहुत लोगों के 25 का आता है, वो उसको बस इतना ध्यान रहता है कि साइंस वाला पार्ट छोड़ देंगे, बाकी बना देंगे तो कट ऑफ तो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि मेंटर बहुत ज़रूरी है, और मेंटर ऐसा होना चाहिए जो इंडिविजुअली आपको समझ सके, आपको टाइम दे सके। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत विद्वान पंडित हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए उसको कुछ मालूम ही नहीं हो, वेल अवेयर हो, और जो जिसको आप रिस्पेक्ट दे सकें। मेंटर एक बार अगर चूज़ कर लेते हैं तो उसको चेंज नहीं करना है, और इसको अटमोस्ट रिस्पेक्ट देना है। अटमोस्ट रिस्पेक्ट क्यों देना है इसको? हुँ? इसकी इज्जत करनी है। क्यों? क्योंकि यही आपको सही, ये कभी गलत नहीं बताएगा आपको। क्यों बताएगा गलत ये आपको? इसको पता है क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, और ये आपको कभी गलत नहीं बताएगा। इस पे ब्लाइंडली तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ब्लाइंडली आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर कुछ बोल रहा है तो। जैसे सब लोग बताते हैं कि आपको आंसर राइटिंग करनी है, आंसर लिखना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि पहले तो हम पढ़ लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो कि आंसर राइटिंग करते हैं, या आंसर राइटिंग करते भी है तो फुल टेस्ट नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे मेंटर तो ऐसे बोल रहा है, वो तो
जब हम पढ़ लेंगे पूरा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कुछ सोच समझ के बताता है। एक एग्जाम्पल दिया आपको, इसलिए मेंटर एक बार डिसाइड कर लीजिए, इसके लिए समय लीजिए, जो भी समय चाहिए आपको, लेकिन एक बार डिसाइड कर लीजिए तो फिर उस पर अडिग हो जाइए, वो जो बोलता है उसको फॉलो कीजिए ऑलमोस्ट ब्लाइंडली, ठीक है। मेंटर इसलिए इम्पोर्टेंट है। मेंटर मिले, आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपका, इंडिविजुअल का ये नहीं मतलब है कि वो आप ही के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल का मतलब ये है, जैसे घर में गार्जियन होता है, वो 10 आदमी 20 आदमी को उसके पता होता है ना सब कुछ उसके बारे में। आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे 10 टीचर्स होंगे, उसमें से कोई एक टीचर्स आपको अच्छे लगते होंगे, या उस टीचर को आप अच्छे लगते होंगे, जो भी हो, तो उनके पास जाकर के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि मेरा ये वाला पार्ट वीक है, ये वाला पार्ट स्ट्रांग है, इसमें नंबर कम आ रहा है, इसमें क्या करेंगे। मतलब किसी से तो होगा ना कि हाँ ये ठीक है, इस तरह से डिसाइड कर लीजिए। इसलिए बोल रहे हैं कि टेक टाइम, मतलब समय ले करके आप डिसाइड कर लीजिए। मेंटर का मतलब नहीं है कि ढूंढना है मार्केट में, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जो भी टीचर्स है उनमें से किसी एक को फिक्स कर लीजिए, जिससे इंडिविजुअली आप मिल सकें, बात कर सकें। मेंटर्स की बहुत ज़रूरत होती है आज के लाइफ में, आज जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं उसमें और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। इतना इन्फॉर्मेशन जैसे बता रहे थे, इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना कंपटीशन है, मेंटर्स की बहुत ज़रूरत है आज के समय में, जो आपके लिए समय दे सके, ठीक है ना। अच्छे मेंटर्स, आपका कहना सही है कि अच्छे मेंटर्स जल्दी नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं, और वो आपको ही देखना है। जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप, तो वहाँ देख लीजिए, वहाँ नहीं मिलता दूसरे जगह देख लीजिए। कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे लोग आजकल हेल्प करते हैं, हाँ जहाँ भी है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से आजकल तो बहुत ऑनलाइन में सस्ते सस्ते कोचिंग्स आ गए हैं, जो इंडिविजुअली वो करते हैं, बताते हैं। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ठीक लग रहा है, कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको ना, टाइम का, पैसे का, कुछ भी, जहाँ भी आपको ठीक लग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई है ही नहीं मेंटर, तो उसको आपको देखना है खुद। इसके बारे में हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये हम बताना चाहेंगे। बाकी डिसाइड तो आपको अपने हिसाब से करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप लोगों ने सामने प्रीलिम्स दे दिया है, लेकिन 2 लोगों ने सिर्फ 10 साल का बनाया है। प्रीवियस क्या चीज़, 67th वाला दिया होगा ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रीलिम्स देने से पहले अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं 10-15 साल के, तो भी एक्सपेक्ट करना कि मेरा हो जाएगा, वो बेमानी होगी। एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप नहीं बनाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आज ही जाके बनाइए। आप कुछ भी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आपने कुछ चाहे पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आप फाउंडेशन बैच में हैं क्या, स्टार्ट नहीं किए हैं, तब भी आज ही जा करके खरीद लीजिए ये। अगर नहीं है तो वैसे नेट पे तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन बुक खरीद लीजिएगा तो ठीक रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लोग, आप लोग आज ही स्टार्ट कर लीजिए, आज कल परसों जितना दिन लगे, सबसे पहले बना लीजिए। 10 साल 15 साल जितना भी है, इससे पहला कुछ काम नहीं करना है। सबसे पहले आज आप लोग ये काम कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है सारे बना लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप बना लेंगे 10-15 साल के, तो उससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि किस पार्ट से रिपीट होता जाता है क्वेश्चन, किस पार्ट में कहाँ पे फोकस करना है। जैसे ये साइंस वाला है, डिजीज वाला पार्ट जो होता है, विटामिन वाला पार्ट होता है, उससे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज जाइए बना लीजिए। जो क्वेश्चन बन जाता है उसको टिक कर लेना है, जो क्वेश्चन नहीं बनता है, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको गोला लगा लेना है। जो भी है आपका, जो क्वेश्चन आज आप बना ले रहे हैं वो एग्जाम में गलती कभी नहीं होगा, उसको दोबारा देखना ही नहीं है, ठीक है। जो जो जहाँ जहाँ पे गोला लगा होगा उसको दोबारा आप पढ़िएगा। जब बुक्स
आज नहीं, जब भी पढ़िएगा आप तो दोबारा उसको पलट के देखिएगा, उस क्वेश्चन को सिर्फ देखना है आपको, ठीक है। दूसरा है शेड्यूलिंग। ये स्ट्रेटजी का ही एक पार्ट है कि आप वीकली कितना पढ़ रहे हैं, मंथली कितना कर रहे हैं। आपके पास तो टाइम नहीं है अभी ज़्यादा 67th में, तो मंथली तो नहीं बनेगा, डेली और वीकली बनेगा कि डेली हमको कितना ख़त्म करना है, एक आइडिया होना चाहिए। बिना शेड्यूल के नहीं होगा काम। सुबह उठ करके सबसे पहले पता लगाना है कि हमको कितना आज ख़त्म करना है। एक तो वीकली होगा आपका सिलेबस कि हमको वीकली इतना ख़त्म करना है। हमको लग रहा है सितंबर में शायद एग्ज़ाम हो जाएगा आप लोगों का, तो मान के चलिए कि 30-40 दिन है आपके पास, पता नहीं सकते हैं जो भी है, लेकिन सितंबर में हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादा लेट नहीं होगा। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन लेट नहीं होगा, लेट नहीं होगा। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, वो इशू अलग है, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है, जो भी है आप लोग मान के चलिए कि 30 के आसपास टाइम है आपके पास। अगर कुछ ज़्यादा मिलता है तो अच्छी बात है। 30 दिन में आपको किस पार्ट में कितना फोकस करना है, हम उतना डिटेल में स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे। ये आपको इंडिविजुअली घर पे जाके देखना है कि आपने किस पार्ट को कितना छोड़ा हुआ है, किस पार्ट को कितना अच्छे से किया हुआ है। जैसे बिहार स्पेशल बहुत लोग हैं कि छोड़ ही देते हैं, स्पेशली जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे होते हैं वो लाइटली लेकर के इसको छोड़ देते हैं। तो वो देख लेना है आपको कि अगर देना है एग्ज़ाम तो सीरियसली देना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो यूपीएससी के प्री निकाल ले रहे हैं लेकिन इसका नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। इसलिए अब इतना आसान नहीं रह गया, आपको इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो जो भी पार्ट आपका छूट गया है, हाँ बोलिए बोलिए। ये कुछ फिक्स नहीं होता, ये आपका, आपकी दिनचर्या क्या है, आपके पास कितने समय है। हाँ हाँ, वही होल एंड सोल आप कितना टाइम आप दे रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, उस हिसाब से डेली रिवीजन कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वीकली तो होना ही चाहिए। सब्जेक्ट से जैसे एक सब्जेक्ट को पर डे रखना है या कंबाइन करके करना, वो बेटर है। जैसे साइंस मेजर और एक 10 नंबर का सब्जेक्ट ले लिया तो नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ, वो आपके इंडिविजुअल चॉइसेस होंगे कि आपको एक दिन में रिवीजन करना है या 7 दिन में रिवीजन करना है। बहुत लोग होते हैं जो कि डेली रिवीजन कर लेते हैं, वो थोड़ा टाइट शेड्यूलिंग होगा आपका, वो अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वीकली वीकली ज़रूरी है करना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई चीज़ हम एक सप्ताह से अधिक छोड़ दिए हैं। पॉलिटी का कुछ पार्ट पढ़े हैं मान लीजिए और 10 दिन हो गया उसको रिवाइज नहीं किए दोबारा, तो वो फिर, हाँ, वो फिर आपको लास्ट मोमेंट पे वो उसी सिली मिस्टेक जो बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक वही होता है। सिली मिस्टेक कुछ होता नहीं है, आपने रिवीजन ठीक से नहीं किया है तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न जनरेट होगा। हाँ, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है, उसी को बोलते हैं अरे यार सिली मिस्टेक हो गया, वो तो आता था लेकिन गलती हो गई। सिली मिस्टेक कुछ नहीं होता है, रिवीजन आपका नहीं है, वो उसी को सिली मिस्टेक बोलते हैं। रिवीजन के बारे में भी लिख देते हैं, मिनिमम 7 रिवीजन होने चाहिए। मिनिमम 7 रिवीजन होना चाहिए और वीकली रिवीजन करना है। कोई भी चीज़ को 7 दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ना है, 7 दिन में आपको रिवीजन करना है। अब जैसे ये बोल रहे थे कि डेली करना है कि वीकली करना है, वो आपके ऊपर है। अगर कोई डेली नहीं कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 7 दिन से अधिक ऐसा रहेगा कि संडे संडे कर लीजिए या कोई भी डे फिक्स कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। जो भी तरीका हो आपका, लेकिन रिवीजन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जितना सा भी आपका सोर्स है उतना ही आप लिमिट रखिए। साथ में ये वाला बुक बताया था, ये वाला बस देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ उसमें आपका छूट गया है, वो सब हाईलाइट कर लीजिए और उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो भी आपने पढ़ लिया है उससे ज़्यादा अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ करंट अफेयर्स आपका ऐड होता रहेगा। आप लोगों ने सबने दिया है एग्ज़ाम, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है ठीक है वो।
एड ऑन सिर्फ करंट अफेयर्स में होगा और उसको रिवाइज करते रहिए, वीकली ज़रूर कीजिए रिवाइज। 7 बार से कम रिवीजन दिया है तो भी प्री में आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ पढ़ाई से अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आपको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप बीमार पड़ गए, सब बेकार हो जाएगा। नींद नहीं आई एग्ज़ाम से एक दिन पहले, आप अच्छे से अगर नहीं सो पा के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मान के चलिए कि 3-4 नंबर तो आपका ऐसे चला गया, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। सबकॉन्शियसली आप 3-4 नंबर आप लूज़ कर दिए, मान के चलिए। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, बीमार हैं, ठीक से सो नहीं पाए हैं, उस दिन परेशान हैं। कई लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में गए वहाँ पे और झगड़ा कर लिया जाके। एंट्री में होता है ना कई बार कि ये लेके नहीं जाना है, घड़ी लेके नहीं जाना है, वो लेके नहीं जाना है, तो झगड़ा करने लग जाते हैं कि ये लेके क्यों नहीं जाना, वो लेके। बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है, जो लेके जाने दे रहा है वही लेके जाने दे रहा है, भले ही वो गलत कर रहा हो, ठीक है। वहाँ पे हल्ला नहीं करना है। पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, अगर कि कुछ वो गलत कर रहा है। मान लीजिए घड़ी ले जाना अलाउड है और वहाँ पे जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है, मान लीजिए वो बोल रहा है कि ये नहीं ले जा सकते, वो नहीं ले जा सकते, पोलाइटली बात कर लीजिए उससे कि सर हमको बात करवा दीजिए, जो यहाँ पे हेड है उनको मैं दिखा देता हूँ, उनसे बात करवा दीजिए। उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं तो भी झगड़ा नहीं करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखा है, हर बार होता है, लोग जाके झगड़ा कर लेते। आप झगड़ा कर लिए हैं, वहाँ जाके बैठ गए हैं, आपका दिमाग कैसा चल रहा होगा, वहाँ पे फोकस कर पा रहे होंगे आप। 4 नंबर 3 नंबर आप ऑलरेडी खो चुके हैं, वो आपको नहीं पता है, मान के चलिए। इसलिए हेल्थ पे इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा सा कम पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। उस दिन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले पढ़ाई ज़्यादा करने के बजाय थोड़ा कम कर लेना चाहिए, ठीक है। लोग उस समय बढ़ा देते हैं पेस पढ़ने का, उस समय पेस थोड़ा और कम होना चाहिए पढ़ने का, स्पेशली लास्ट डेज में थोड़ा कम होना चाहिए। अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य ठीक रखिए। एग्ज़ाम वाले दिन तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है किसी से, एग्ज़ाम सेंटर पे आराम से जाना है। दूसरा एक और चीज़ बिहार में खासकर होता है, यहाँ ट्रैफिक इशू बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का सेंटर बॉयज़ का तो कहीं भी पड़ जाता है, गर्ल्स का तो उसी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, बॉयज़ का कहीं भी पड़ जाता है। तो मेरे एक फ्रेंड का ही हुआ था मेंस में, वो पेपर 2 में इसी बार उसका सिलेक्शन हालांकि हो गया, लेकिन वो एक क्वेश्चन लिख ही नहीं पाया, आधा 25 मिनट लेट से पहुंचा था। यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर दिखा रहा है डिस्टेंस, लेकिन हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए जाने में। किसी भी शहर में बिहार में ट्रैफिक का इशू है, ठीक है। तो वो गूगल मैप से देख करके आप मत चलिएगा, आप 1 घंटा पहले पहुँच जाइए। वहाँ पे जाके आप भले ही टाइम वेस्ट कीजिए, बैठिए, जो भी कीजिए। ये सब चीज़ ध्यान रखने की बात। आप साल भर पढ़ लिए हैं, उस दिन ये सब हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर पे हमेशा टाइम पे जाइए। ट्रैफिक आप मान के चलिए कि हमको वहाँ पे 8-9 बजे अगर एग्ज़ाम है तो हमको वहाँ पे 1 घंटा पहले पहुँचना ही पहुँचना है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है वहाँ पे। जो सेंटर होगा अपना दिमाग कूल रखना है, काम रखना है। 3-4 नंबर आपका ऐसे ही आ जाएगा उसमें एक्स्ट्रा में, ठीक है। और क्या बच गया? मेंटर के बारे में बता दिए, बुक्स हो गया। हाँ, क्या बोल रहे थे करंट अफेयर्स के बारे में? करंट अफेयर्स आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से मतलब जो 2-4 सोर्स हैं, जैसे आप दृष्टि से पढ़ रहे हैं, अच्छा सोर्स है वो। बिहार वाला एक कोई बुक आता है, ये आपको ये धनंजय सर वगैरह बता देंगे। बिहार का एक शायद, एक्चुअली मैं अवेयर नहीं हूँ उन सब चीज़ों से, काफ़ी दिन से नाता टूट गया है, लेकिन एक शायद कोई समकालीन क्या कुछ बोलते हैं उसको, समसामयिक, समसामयिक करंट अफेयर्स का रहता है ना, करंट अफेयर्स का होता है ना, घटना चक्र।
उसके बारे में आप लोग को ये लोग ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। लेकिन जो भी जहाँ से पढ़ रहे हैं किसी एक सोर्स को चूज़ कीजिए। कुछ लोग विज़न का भी पढ़ रहे हैं, दृष्टि का भी पढ़ रहे हैं, यहाँ के कोचिंग का भी पढ़ रहे हैं, अपना भी अलग बनाए हुए हैं। वो उतना हौच-पौच नहीं करना है। इसलिए बोल रहा था स्ट्रेटजी आप जा कर के बना लीजिए। ये सब चीज़ें फैक्टर्स, पैरामीटर्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आपके पास कितना समय इसके लिए है, वो समय को देखते हुए अगर आपको लग रहा है कि मैं 5 सोर्स पढ़ सकता हूँ, अगर दिन में 24 घंटे में 19 घंटे हमको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल आदमी जैसे पढ़ता है उस हिसाब से एक ही सोर्स को लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। और प्लस बीच में जो आप टेस्ट वगैरह देंगे ना तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट वगैरह आते हैं, ठीक है, या जहाँ भी ज्वाइन करते हैं आप, तो वो करंट अफेयर्स देते रहते हैं। उन सबको टेस्ट जो भी देते हैं तो उसको टेस्ट दे करके फेंक नहीं देना है। टेस्ट जो पेपर देते हैं उसको रखना है, टेस्ट देने के बाद उसको रखना है, उसको रिवाइज करना है। उसमें से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। स्पेशली करंट अफेयर्स का जो आप बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम 30 टेस्ट दे देते हैं, 30 से 50 टेस्ट तो देना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद यहाँ पे टेस्ट भी देना है रेगुलर। टेस्ट कहीं ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक, आप ही को बोल रहे हैं, कहीं अगर ज्वाइन नहीं किए तो टेस्ट के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट का डिस्कशन वगैरह सुनने से भी फ़ायदा होता है। टेस्ट कम से कम 30 दे दीजिए, 30 प्लस, और इसमें आपके आधे से अधिक करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है, सब्जेक्ट वाइज दीजिए, लेकिन फुल टेस्ट तो ज़रूरी है। फुल टेस्ट तो जरूरी। सब्जेक्ट वाइज से ये होगा कि आपका कोई पार्ट पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ लिए मान लीजिए, तो अब उसको टेस्ट दे देने से वो फ्रेश हो जाता है आपको। या उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा हाँ वो वाला पार्ट जो है हमको फिर से देखना है, उसके लिए। लेकिन ये हम कंप्लीट टेस्ट की बात कर रहे हैं, 30 कंप्लीट टेस्ट दे दीजिए। इसमें आपका करंट अफेयर्स मोस्टली किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का दीजिएगा तो आपका आधा से अधिक करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा यहाँ पे। प्लस जो भी आप मैगजीन वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं वो एक कैरी करना है। अब वैसे पेपर वगैरह तो पढ़ते ही होंगे, नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम अभी तो लास्ट टाइम है तो छोड़ सकते हैं। ऐसे पेपर तो पढ़ना एक आदत होना चाहिए, एक दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए पेपर पढ़ना आप लोगों के लिए अभी भी। और जब आप लोग जॉब ज्वाइन करेंगे तब भी न्यूज़ पेपर पढ़ना एक वेल अवेयर सिटीजन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। न्यूज़पेपर जो भी पेपर पढ़िए, पेपर में हर तरह के न्यूज़ होते हैं, फालतू का न्यूज़ नहीं पढ़ना है, उसमें ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आप लोग अभी इस एग्ज़ाम के बाद जिस भी सेवा में जाएंगे तो न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ती है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और कुछ ऑनलाइन भी क्वेश्चंस हैं क्या? तो क्वेश्चंस कहाँ है? नहीं है ना? कुछ और इश्यूज? नहीं तो फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं, ठीक। इकोनॉमिक्स के लिए बिल्कुल ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अभी आपके पास उतना समय भी नहीं है, जहाँ से पढ़ा है वो ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएंगे। इकोनॉमिक्स जो भी आएंगे अभी आपके करंट अफेयर से आएंगे, और वो बिहार स्पेशल में जनरली वो क्या बोलते हैं उसको, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बहुत क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो पेपर 2 क्या होता है? एक ही पेपर होता है ना प्रीलिम्स का? हम लोग अभी प्रीलिम्स का डिस्कस कर रहे हैं, मेंस का क्या बोल रहे हैं? हाँ, मेंस के लिए एक अलग तरीके से हम लोग प्रीलिम्स का डिस्कस कर रहे थे, मेंस के लिए एक अलग तरीके से उसके लिए रीओरिएंटेशन चाहिए, वो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स में आपके जो 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसमें मोस्टली करंट अफेयर से रहते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस। बाकी बेसिक्स आपने कहीं से पढ़ा होगा, कहाँ से पढ़ा है आपने? आप पूछ रहे थे
ठीक है, लूसेंट ठीक है, बट थोड़ा सा तो चाहिए कहीं से। जैसे वो संजीव सर की एक बुक आती है, श्री राम की बुक आती है, हाँ उनके वीडियोस तो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर नहीं भी किया है कुछ आपने तो उसमें कोई वो इशू नहीं है। जहाँ से जितना जो भी आप लूसेंट बोल रहे हैं वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी आप सोर्स मत बढ़ाइए, जो भी है आपका ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स आपका कवर होगा, जो टेस्ट देंगे उससे कवर हो जाएगा, और प्लस ये बिहार वाला जो पढ़ेंगे आप, उसमें आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा बहुत सारा पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू। कोई टॉपिक का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन से वो बोरिंग होने लगता है, इसके लिए क्या करें सर? मल्टीपल टाइम्स रिवीजन से, ऑनलाइन है ना, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन से बोरिंग तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ में आप जब टेस्ट देंगे, उस जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी आप रिवीजन कर रहे हैं, वो बोरिंग हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन से। लेकिन अगर टेस्ट देते रहेंगे आप, तो उसमें आप कुछ क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, तो उसके बाद आप उसको रेफ़र करेंगे बुक से, उस समय बोरिंग नहीं होगा वो चीज़। बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि टेस्ट हम लोग देते नहीं, क्वेश्चंस हम लोग बनाते नहीं हैं, एक ही किताब को बार बार पलटते रहते हैं, तो बोरिंग तो होगा ही। वो तो नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी होती है। बोरिंग नहीं हो इसके लिए बहुत सारे चीज़ें हैं। एक तो टेस्ट है, दूसरा है ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए बीच बीच में। व्हाट्सएप हम लोग इतना यूज़ करते हैं, उसमें 3-4 अच्छे लोगों का ग्रुप होना चाहिए। मान लीजिए कि आज शाम को, ठीक है, मतलब आप लोग दूर दूर भी अगर रह रहे हैं, दूसरे शहर में भी रह रहे हैं, तो भी आज 1 घंटा चलो डिस्कस करते हैं, आधा घंटा डिस्कस करते हैं, व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। चीज़ों को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, ये हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना तरीका होता है, कोई एक उसके लिए स्ट्रेटजी नहीं है। मेरे हिसाब से तो टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देने के बाद आपके कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, तो ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट बन जाएगा उस चीज़ को पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू। रख देते हैं।